सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का जो पेपर पूछा गया है उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिए। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन 1 ही सही हो गया। और आपको मैंने एससीईआरटी का भी कार्यालय बताया था। एससीईआरटी का कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई थी? तो शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत और 1987 में स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञान की विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या म्यूजियम? तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होती है उसका पुस्तकालय। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्लास में भी बार बार मैंने आपको बताया है। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन 3, हैरोल्ड कीजन। औपचारिक रूप से संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह किसने कहा? हैरोल्ड कीजन ने कहा। ये सब मैंने क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है? ए आकार का, आई आकार का, ई आकार का या फिर डी आकार का? दोस्तों यहाँ पर देखिए, विद्यालय भवन का आकार पूछा है तो किस आकार का विद्यालय भवन नहीं होता है? तो डी आकार का विद्यालय भवन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक या उपयुक्त सभी? दोस्तों कुर्सी और मेज की स्थिति छात्रों के लिए ऋणात्मक होनी चाहिए, क्योंकि जिस पर वो लिखते हैं वो क्या होता है? ऊंचा होता है। जिस पर वो बैठते हैं वो नीचा होता है। तो ऊंचे से हम कहाँ आते हैं? यानी कि ऊंची जगह से हम नीची जगह आ रहे हैं ना। लिखने वाला क्या है? नीचा है। तो ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या है? ऋणात्मक आ रहा है ना, यानी कि ऊपर से नीचे। तो यह ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक तीनों दिया हुआ है। दोस्तों कभी कभी क्योंकि हमें पता नहीं है उस कक्षा में किस प्रकार के बच्चे हैं, यानी कि उनकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, किस तरीके का वहां पर जो फर्नीचर है वह सही रहेगा उस कक्षा के बच्चों के लिए, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्यात्मक। यह बच्चों की हाइट या फिर ये कहें बच्चों की आयु देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि इस कक्षा के लिए किस प्रकार की बेंच उचित है। लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो ऋणात्मक ही सही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इसलिए ऑप्शन 2 आप लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मातृ शिक्षक संघ की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? तो चाहे मातृ शिक्षक संघ हो चाहे अभिभावक शिक्षक संघ हो, दोनों की बैठक माह के किसी रविवार या शनिवार या रविवार के दिन ही होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई थी, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? आपको मैंने बार बार बताया है हर जगह वीडियो में कि ग्राम शिक्षा समिति में अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। और शिक्षा से रिलेटेड कौन होता है इसके बाद? प्रधानाध्यापक। और प्रधानाध्यापक क्या होता है? सचिव होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति में जो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान और सचिव होता है वहां का प्रधानाध्यापक। कहाँ का? स्कूल का या बेसिक के स्कूल का। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है? निबंध लेखन, अभिनय, खेल कूद या वाद विवाद? तो राइट आंसर है वाद विवाद प्रतियोगिता क्या करती है? तर्क शक्ति करने की क्षमता पैदा करती है बच्चों के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो विद्यालय के अभिलेख होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों होता है आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। जो आवश्यक सूचनाएं हैं विद्यालय में उनका सही से रख रखाव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपर फास्ट रिवीजन में मैंने आपको बताया था शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्था। बार बार इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था। जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमी संस्था है डायट। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो कब प्रस्तुत किया गया? और सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है।
तो आपके सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो गए। अब अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 16 है, शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन का मतलब होता है कक्षा कक्ष का प्रबंधन, पुस्तकालय का प्रबंधन, फर्नीचर का सही प्रकार से प्रबंधन करना विद्यालय में। यानी कि शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत जो मुख्य रूप से है कक्षा कक्ष का प्रबंधन इस तरीके से करना है, बच्चों की बैठक व्यवस्था कैसी है इस बात का ध्यान रखना है। और शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत ही पुस्तकालय का प्रबंधन आता है, पुस्तकालय में किस प्रकार की किताबें रखी जाए, बाल साहित्य या बच्चों के लिए चुटकुलों की किताबें रखी जाए, कहानियों की, कविताओं की, इसके अलावा नैतिक शिक्षा की, ये सभी क्या है शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन समझ गए होंगे आप लोग, इसमें क्या क्या चीजें हैं। कक्षा कक्ष का सही प्रकार से प्रबंधन करना, इसके अलावा दोस्तों पुस्तकालय का प्रबंधन करना, बच्चों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उचित प्रकार से प्रबंधन करना, ये सभी क्या है शैक्षिक प्रबंधन यानी कि शिक्षा से रिलेटेड मैनेजमेंट के काम। क्वेश्चन नंबर 17 है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? ये बार बार मैंने आपको बताया, लर्निंग कॉर्नर मतलब सीखने का कोना। बच्चे जहां पर विद्यालय की ऐसी जगह या फिर ये कहें कि विद्यालय का ऐसा कक्षा कक्ष जहां पर बच्चे शैक्षिक गतिविधियां करती हैं, वह जगह विद्यालय की वह जगह जहां पर बच्चे शैक्षिक गतिविधियां करते हैं, खुद से सीखते हैं, वही होता है लर्निंग कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? विद्यालय संगठन का उद्देश्य विद्यालय की योजनाओं का सही प्रकार से विद्यालय की जितनी भी विकास की योजनाएं बनाई गई हैं उनका सही प्रकार से क्रियान्वयन करना और जो उद्देश्य रखे गए हैं या जो लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति करना। यानी कि विद्यालय संगठन का उद्देश्य अगर एक बार फिर से मैं बताऊं तो विद्यालय संगठन के अंतर्गत विद्यालय में जो भी विकास की योजनाएं बनाई गई हैं उनका क्रियान्वयन करना और सही समय पर उनको पूरा करना होता है। जिसमें विद्यालय संगठन में कौन कौन आता है? विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और बच्चे भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मीना मंच का क्या उद्देश्य? मैंने बार बार आपको बताया है, मीना मंच का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा लड़कियों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आपका क्या आशय है? पाठ्य सहगामी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेल भी करें, नृत्य प्रतियोगिता में भी भाग लें, अभिनय प्रतियोगिता में भी भाग लें, गायन, इसके अलावा खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन सभी चीजों में क्या करें? वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यानी कि सभी चीजों से उनका मतलब हो केवल पढ़ाई से ही नहीं, तो ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, इसके अलावा बादल फटना है, तूफान है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा। इसके अलावा भूकंप है, भूस्खलन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? दोस्तों, जो प्रबंधन होता है यह क्या होता है? इसमें मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं? हम चीजों को मैनेज करते हैं और उन्हें अपने अनुसार क्या करते हैं? हम चीजों को व्यवस्थित करके अपने काम को सही ढंग से करते हैं। जो प्रशासन होता है, प्रशासन में हम क्या करते हैं? प्रशासन में हम किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है ये उन व्यक्तियों को हम क्या करते हैं? देते हैं। यानी कि प्रशासन में हम खुद काम ना करके दूसरों से कराते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, डायट मेंटर कौन होते हैं? दोस्तों, डायट मेंटर डायट संकाय के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं और यह विद्यालयों में जाते हैं, शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियां बताते हैं और जिस ग्राम सभा में जाते हैं वहां पर लड़कियों की शिक्षा के प्रति भी वहां के लोगों को जागरूक करते हैं, शिक्षकों की छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं। ठीक है। तो डायट मेंटर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यालय अभिलेखों के महत्वपूर्ण प्रकार बताइए। तो विद्यालय अभिलेख में अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, छात्रों से संबंधित अभिलेख, इसके अलावा वित्तीय अभिलेख, ये सभी प्रमुख रूप से 5 प्रकार के अभिलेख होते हैं विद्यालय में, आपको पता ही है। जैसे कि अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, इसके अलावा संचयी अभिलेख, लॉग बुक। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, शैक्षिक पर्यवेक्षण को परिभाषित करिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो नए नए कार्य किए जा रहे हैं, या फिर ये कहें शैक्षिक पर्यवेक्षण का मतलब ये होता है कि आपके विद्यालय में कोई ना कोई आता है और वह विद्यालय में किस तरीके से क्रियाकलाप हो रहा है, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, किस तरीके से आपके स्कूल में सारी चीजों को मैनेज किया जा रहा है, यह देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा रहता है? तो संचयी अभिलेख पत्र जो होता है इसमें छात्र की प्रगति का लेखा जोखा होता है। बच्चा पिछले साल कैसा था, इस साल पढ़ने में कैसा है, कौन सा सब्जेक्ट उसका अच्छा हो रहा है, कौन सा फिर से वीक हो रहा है, ये सभी चीजें इसमें लिखी होती हैं। तो
छात्र की प्रगति की पूरी रिपोर्ट होती है संचयी अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो मानवीय संसाधन मैंने बार बार आपको बताया है, शिक्षक, छात्र और समुदाय। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिला समन्वयक जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? बार बार मैंने आपको बताया, जिला समन्वयक जिले के किस अधिकारी? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंडर में काम करते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंडर में ये क्या करते हैं? काम करते हैं, वही इनको सभी ऑर्डर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, शैक्षिक भ्रमण के कोई दो महत्व बताइए। शैक्षिक भ्रमण करके बच्चे किसी भी स्थान का सूक्ष्म अवलोकन करके उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं और शैक्षिक भ्रमण करने से बच्चों का मनोरंजन भी होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो दिसंबर 2004 में आपको मैंने बताया था कि यह लोकसभा में लाया गया था और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी इसको और देश में यह प्रभावी हो गया था सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके तहत किसी भी सरकारी कार्यालय से हम जो भी सूचना चाहे उसकी फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं और अपना काम कैसे हो रहा है या इस कार्यालय में काम कैसे हो रहा है इसके बारे में आप जान सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्यालयों के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रबंधन व पुस्तकालय प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रबंधन और पुस्तकालय प्रबंधन आता है, ये मैंने लघु उत्तरीय में ही आपको बता दिया था। तो कक्षा कक्ष का प्रबंधन किस तरीके से करें, किस प्रकार से हम बच्चों की बैठक व्यवस्था करें, कौन से प्रकार के बच्चों को आगे बैठाना है, जो बच्चे सही से देख नहीं पाते हैं, जिनको देखने में दिक्कत है, जिनको सुनने में दिक्कत है, उन बच्चों को हम क्लास में आगे बैठाएंगे। ठीक है। और जो छोटे बच्चे होंगे उनको भी आगे बैठाने का ही प्रयास करेंगे ताकि पीछे से लेकर के आगे तक के सभी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे। पुस्तकालय प्रबंधन हमें इस तरीके से करना है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे अगर हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो हमें कहानियों की, चुटकुलों की किताबें होनी चाहिए हमारे विद्यालय में। इसके अलावा बाल साहित्य किताबें होनी चाहिए और किताबें ऐसी होनी चाहिए जिसमें ढेर सारे कार्टून बने हो। ठीक है, जिससे बच्चे देख कर किताबों को आकर्षित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है? या प्रधानाध्यापक की भूमिका स्पष्ट करिए। तो विद्यालय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है। सारी विकास की योजनाओं की शुरुआत यही करते हैं और इन्हीं के अंडर में सारे शिक्षक और बच्चे क्या करते हैं? अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2 अध्यापकों वाले विद्यालय हेतु समय सारणी तैयार कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को ये भी बताया है किस तरीके से आपको 2 अध्यापकों वाले विद्यालय में समय सारणी तैयार करनी है। इस तरीके से आपको बना करके यहाँ पर विषयों की संख्या दिखा करके और इस तरीके से यहाँ पर किस क्लास में कौन सा आपने किस टीचर ने कौन से क्लास में क्या चीज पढ़ाई, यहाँ पर विषय और फिर यहाँ पे समय, इस तरीके से लिख करके बनाना था इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षक संदर्शिका से क्या अभिप्राय है, इसके प्रबंधन पर प्रकाश डालिए। शिक्षक संदर्शिका शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। इसके अलावा शिक्षक संदर्शिका में हर एक पाठ को पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियां दी होती हैं। उस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए होते हैं कि किस तरीके से आप बच्चों को आंसर लिखवाएं, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके आसानी से आप पाठ को समझा पाए बच्चों को। इन सभी के बारे में शिक्षक संदर्शिका में लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाठ सहगामी क्रियाएं किस प्रकार बालकों के विकास में सहायक हैं? तो पाठ सहगामी क्रियाओं का मतलब क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जैसे बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, इन सभी में बच्चे पार्टिसिपेट करें और अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसको दिखाएं। तो इससे बच्चों का क्या होगा? सर्वांगीण विकास होगा। केवल पढ़ाई से ही बच्चों का विकास नहीं होता है बल्कि जो खेल कूद है, इसके अलावा और भी जो प्रतियोगिताएं हैं, इनसे बच्चों के अंदर सहयोग की भावना आती है। हार जीत उन्हें ये समझ में आ जाता है, जीवन में हार जीत हमेशा होती है। खेल में हार जीत है, वैसे जीवन में भी हार जीत चलती रहती है। तो बच्चे जीवन के बहुत बड़े बड़े सबक सीख जाते हैं खेल से। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? इनके मुख्य कार्य लिखिए। ग्राम शिक्षा समिति आप लोगों को पता ही है, ग्राम शिक्षा समिति में 5 सदस्य होते हैं, प्रधानाध्यापक, सचिव होते हैं। इसके अलावा जो ग्राम प्रधान है वो अध्यक्ष होते हैं और 3 अभिभावक होते हैं, जिसमें से 1 महिला का होना बहुत आवश्यक है। ये लोग क्या करते हैं? विद्यालय विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में नामांकन नहीं है उनका ला करके नामांकन कराते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी कारण से विद्यालय छोड़ दिया है
उनको फिर से ला करके स्कूल में क्या करते हैं, उनका एडमिशन कराते हैं। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता भी ये लोग देखते हैं और लगातार विद्यालय के लिए विकास की योजनाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान न्यूपा संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। दोस्तों, जो न्यूपा है इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा के क्षेत्र में निर्माणाधीन योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राष्ट्र स्तर पर स्थापित विश्वविद्यालय है। यह क्या है? एक विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने अगस्त 2006 में क्षमता विकास एवं शोध कार्य आदि को देखते हुए इसका उन्नयन करके इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षकों को या जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों को क्या देना? प्रशिक्षण देना, यानी कि 6 महीने का कोर्स ये लोग कराते हैं। इसके अलावा अनुसंधान कार्य भी ये लोग करते हैं, यानी कि शोध कार्य भी करते हैं। इसके अलावा सहयोग भी करते हैं ये लोग, विभिन्न प्रकार के संगठनों का सहयोग भी करते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का ये लोग सहयोग करते हैं और समय समय पर ये लोग सहयोग भी देते हैं, अलग अलग राज्यों में विश्वविद्यालयों में सहयोग भी देते हैं अपना। तो इस तरीके से इसके बारे में आपने जान लिया। तो कहीं कहीं आपको इस तरीके से नीपा दिखेगा और कहीं कहीं इस तरीके से न्यूपा भी दिखेगा आपको, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि आपको क्लास में इस तरीके से ही बताया गया है। और यहाँ पर देखिए इसका जो हिंदी है वो सेम यही है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय या संस्थान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रमुख दायित्व क्या है? तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो प्रमुख दायित्व है वो है पूरे जिले के बेसिक शिक्षा का क्या करना, पूरे जिले में जितने भी बेसिक स्कूल हैं सभी स्कूलों का क्या करना है, इन्हें सभी स्कूलों पर नियंत्रण रखना है और सभी स्कूलों में पठन पाठन सही से हो रहा है ये देखना है। इसके अलावा इनका काम समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करना भी है, समय समय पर सभी जो बीईओ हैं उनकी बैठक करना और सभी के ब्लॉक में कितना कार्य हो रहा है, पढ़ाई की क्या स्थिति है, इसके अलावा और भी जो कार्य है वो सही से बच्चों को किताबें मिल रही हैं, ड्रेस मिल रहा है या नहीं, ये सभी चीजों का पता लगाना। इसके बाद देखिए ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी की संरचना व कार्यों का संक्षेप वर्णन करिए। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। तो बीआरसी पर मैंने आपको बताया था, जो बीआरसी होता है उस पर कौन बैठता है? बीईओ, बेसिक शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बैठते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मुख्य रूप से इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में ब्लॉक संसाधन केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए किताबें आती हैं और बच्चों के लिए जितने भी चीजें होती हैं जो निःशुल्क मिलती हैं सब यहाँ पर आती हैं और यहीं से जाकर के स्कूल, यहाँ से जाकर के बीआरसी से एनपीआरसी पर जाती हैं और एनपीआरसी से सारे स्कूलों में बंट जाती हैं, ठीक है, स्कूल में जाती हैं। तो इस तरीके से इसके अलावा बीआरसी पर शिक्षकों का प्रशिक्षण भी होता है, तो शिक्षकों की ट्रेनिंग भी बीआरसी पर होती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो बीआरसी पर इस तरीके से संरचना इसकी होती है और इसका भी जो कार्य होता है वो शिक्षा में ही योगदान देना होता है, यानी कि बच्चों की शिक्षा में ही मुख्य रूप से क्या करना होता है, योगदान देना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, शैक्षिक प्रशासन के निर्णयवादी सिद्धांत एवं भूमिका संघर्ष सिद्धांत का वर्णन करिए। तो दोस्तों देखिए, शैक्षिक प्रशासन का मतलब होता है कि स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था को कैसे बनाया जाए इस तरीके से कि सभी बच्चे, हर एक बच्चा अपने स्तर पर अच्छा ही करे, हर एक शिक्षक अपने विषय को इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चों को आसानी से समझ में आए। तो विद्यालय में जितने भी चीजें हो रही है, प्रशासन का मतलब ही होता है कि जो मैनेजमेंट है स्कूल का वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो और जो विकास की योजनाएं बनाई गई हैं उन पर पूरी तरीके से कार्य हो। और वह कार्य तभी सफल होगा जब शिक्षक मिल करके सही प्रकार से सहयोग करके प्रधानाध्यापक का कार्य करेंगे। तो शैक्षिक प्रशासन जो होता है इसमें मुख्य रूप से जो भी निर्णय विद्यालय के विकास के लिए लिए जाते हैं वह निर्णय वाकई में विद्यालय का विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समय समय पर इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है। फिर उसके अनुसार ही हमें विद्यालय के लिए आगे की योजनाएं बनानी पड़ती है विकास की। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने आंसर नहीं मिलाया है सभी लोग मिला लें। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ऐसे चैनल से बने रहोगे, सारे वीडियोस को देखते रहोगे और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहोगे। दोस्तों
8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सभी को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों ऐसे चैनल से बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।